हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की बात करी थी और मैंने आपको इसे दोबारा देखने के लिए कहा था। शुरू के एक दो डेरिवेशन ऐसे हैं जिनसे पूरा चैप्टर लिंक है। अगर ये शुरू के दो तीन डेरिवेशन आप सही से नहीं समझेंगे तो आगे के डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आएंगे। ये पूरा चैप्टर जो है वो मैथमेटिकल चैप्टर है। अगर आप इसको सही से शुरू से नहीं देखेंगे तो आपको बहुत कम समझ में आएगा। सो प्लीज़ इस पूरे चैप्टर को सही से देखें और बोर्ड में भी इसका वेटेज अच्छा खासा है। सो प्लीज़ अपनी क्लासेस टाइम पर अटेंड करें और प्रॉपर रिस्पांस दें। कल मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन के स्टूडेंट से बात करी थी, ऑनलाइन बात करी थी गूगल मीट पर, तो बहुत कम स्टूडेंट टर्न अप हुए थे क्लास के दौरान। ये गलत है। आप लोग क्लास के टाइम क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो ये जो आप गलतियां कर रहे हैं इनको सुधारिए। बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी आप लोग सुबह 8 बजे सोते रहते हैं, ये गलत बात है। आप इसको अच्छे से क्लास अटेंड करें, सुबह जल्दी उठें, जैसे स्कूल जाते थे वैसे ही प्रॉपरली अपनी क्लासेस अटेंड करें। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे के जो भी डेरिवेशन है इसी डायग्राम से लिंक है। फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन यानी 80% डेरिवेशंस ऐसे होते हैं जो डायग्राम बेस्ड होते हैं। मतलब अगर उनका डायग्राम क्लियर नहीं है तो डेरिवेशन क्लियर नहीं होंगे। इसी तरीके से ये फेजर्स एंड फेजर डायग्राम अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे आपको जो है डेरिवेशंस क्लियर नहीं होंगे। वैसे तो इस वाले डायग्राम को एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ पहले, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम बिल्कुल इसको नए सिरे से स्टडी करते हैं ताकि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आए। फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं वो किस आधार पर, किस बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम कहते हैं जब किसी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं और वो दोनों पर डिपेंड करता तो वो वेक्टर कहलाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ, करंट और ईएमएफ दोनों को एज ए रोटेटिंग वेक्टर ट्रीट किया जाता है। एज ए रोटेटिंग वेक्टर इसलिए ट्रीट किया जाता है क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड और इनके डायरेक्शन रोटेट करने के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। मतलब यहाँ पर ईएमएफ और करंट के जो वैल्यूज़ और डायरेक्शन हैं वो उसके रोटेशन पर डिपेंड करते हैं। इसलिए यहाँ पर ईएमएफ और करंट को एज ए रोटेटिंग वेक्टर ट्रीट किया जाता है। ये बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरीके से अजम्पशन है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि करंट और वोल्टेज जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ऑब्वियसली हैं, लेकिन इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट में उनकी वैल्यूज़ और उनके डायरेक्शन उनके रोटेशन पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उनको एज ए वेक्टर ही ट्रीट करेंगे। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ एंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड्स are depend on their rotation, they are called rotating vectors. So here the current and the voltage considered as a rotating vector. अब ये कैसे होगा? बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है बच्चों से समझने के लिए। आपके पास एक सर्कुलर ग्राउंड है और उस सर्कुलर ग्राउंड पर आप रन कर रहे हैं। इसको देखिए, समझने के लिए आपको पूरा फोकस इधर करना पड़ेगा और ध्यान से आप समझेंगे इसको। आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर सपोज यहाँ पर खड़े हुए हैं सर्कुलर ग्राउंड के सेंटर पर, यहाँ पर, और वो यहाँ खड़े होकर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक जॉगर यहाँ पर और एक जॉगर यहाँ पर, इन दो जगह रनिंग कर रहा है। अब जब जॉगर यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं दोनों जॉगर सपोज, तो कुछ एक समय पर एक आगे होता है तो एक पीछे होता है। चूँकि यहाँ पर आप जो है दो तरीके से जॉगर की पोजीशन को बता सकते हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं एक जॉगर
दूसरे जॉगर से इतना मीटर आगे है। देखिए ये इतना मीटर आगे है, ये डिफरेंस हो गया दोनों में। एक आप ये भी कह सकते हैं एक जॉगर दूसरे जॉगर से 5 डिग्री लीड कर रहा है। आई ये यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है ये फर्स्ट जॉगर, ये सेकंड जॉगर है। तो फर्स्ट जॉगर सेकंड जॉगर से 5 डिग्री लीड कर रहा है और कुछ 1 मीटर लीड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों जॉगर्स की पोजीशन एंगल के साथ चेंज हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर बात करते हैं फेजर्स की। अब पहले तो फेजर को समझने के लिए फेज एंगल समझना होगा। फेज एंगल क्या होता है इस बात को समझ लेते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास, चलिए पहले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। टॉपिक है आपका फेजर एंड फेजर डायग्राम। देखिए अगर हम बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो जो हमारा ईएमएफ होता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, उसकी वैल्यू होती है I = I0 sin ओमेगा टी, ये वैल्यू होती है। ये यहाँ पर अगर हम बात करें ईएमएफ की नहीं करंट की, और ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ यहाँ पर आ जाएगा E = E0 sin ओमेगा टी, ये ईएमएफ हो गया। अब देखिएगा ये ईएमएफ है, और इसके लिए अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा हो रेफरेंस डायग्राम, रेफरेंस सर्किल के माध्यम से, तो अगर ये हमने एक रेफरेंस सर्किल ड्रॉ कर लिया, ये रेफरेंस सर्किल है, तो यहाँ पर इसको एज ए रोटेटिंग वेक्टर हमने ट्रीट किया। ये एंगल कितना हो जाएगा ओमेगा टी, और जो रेफरेंस एंगल, रेफरेंस सर्किल का जो रेडियस होगा वो कहलाएगा E0, और इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये E कहलाएगा एट एनी टाइम। मान लीजिए टी टाइम पर जो है ये वेक्टर इस पोजीशन पर है टी टाइम पर, तो E उसकी उस टाइम पर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। E = E0 sin ओमेगा टी का डायग्राम ये हो गया। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। तो जैसे जैसे ये वेक्टर रोटेट करता है वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाती है, और ये अपने पाथ को रिपीट करता है। देखिए इस चीज़ को, एक चीज़ और, इसको समझने के लिए एक बात और समझ लीजिए कि ये कैसे रोटेटिंग वेक्टर हैं, कैसे किस तरीके से अपनी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। अगर आपने ये एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ है, ईएमएफ की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं ईएमएफ जो होता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ये हार्मोनिक फंक्शन की फॉर्म में होता है। और क्लास 11th में हमने पढ़ा है जो फिजिकल क्वांटिटी हार्मोनिकली चेंज होती हैं उनको हम इस रेफरेंस सर्किल के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करता है और टी टाइम पर यहाँ पर आ जाता है, तो इसके रेफरेंस सर्किल के सेंटर से उसकी पोजीशन ये रहती है, और ये एंगल थीटा है, और थीटा को आप ओमेगा टी लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में। तो ये जो होगा उसका मैग्नीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड होगा E0। तो इक्वेशन होती है E = E0 sin ओमेगा टी। अब देखिए इसको ये कैसे बिलोंग करता है। अगर हम यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा = कितना आएगा, इससे निकालें। ये यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहा हूँ या ऐसे करके ड्रॉ कर ले रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ हम अगर देखेंगे इसमें ये और थीटा है तो ये थीटा भी होगा। इस जगह से इस जगह तक का जो वैल्यू है वो E है। तो यहाँ जब मैं इस वाले ट्राइंगल में यहाँ साइन थीटा अप्लाई करूँगा तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना E और ये कितना E0। तो यहाँ पर E की वैल्यू जो आती है वो आती है E0 साइन ओमेगा टी या साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है तो यहाँ पर E फार्मूला बन जाता है E0 साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू बन जाती। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ समझी कि E E0 साइन ओमेगा टी का
डायग्राम क्या होगा, ये होगा। अब अगर हमें इस वाले डायग्राम की अगर मैं बात करूं, इस वाले डायग्राम की, तो ये डायग्राम किस इक्वेशन को बिलोंग करता है, तो ये डायग्राम इस इक्वेशन को बिलोंग करता है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा मैंने बड़ा बनाया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो डायग्राम है, बाहर वाला रेफरेंस सर्किल है, वो एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी को। ठीक है, अब बात आ गई दूसरे की बात करें। अब मान लीजिए उसी टाइम करंट जो है किसी भी सर्किट में 5 डिग्री लीड कर रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो उसका इक्वेशन होगा I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये वैल्यू होगी। अब मतलब उसी टाइम पर करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की वैल्यू 5 डिग्री लीड करेगा। अब करंट के अगर एम्पलीट्यूड की बात करें, जैसे मान लीजिए किसी कारणवश किसी सर्किट का रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस वॉटेवर कुछ भी है, तो फार्मूला होता है I इक्वल्स टू E अपॉन जो भी अपोजिंग फैक्टर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए R ही है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी सपोज, और यहाँ आ जाएगा R। तो ये वाली जो वैल्यू है ये वो कम हो गई, तो मतलब ये हुआ कि जो I नॉट होता है, I नॉट, तो उसकी वैल्यू हमेशा E नॉट से कम होती है, यानी जो रेफरेंस सर्किल होगा उसकी रेडियस हमेशा E वाले रेफरेंस सर्किल से कम होगी। तो अब ये देखिएगा, इस वाले की रेडियस ज़्यादा है और इस वाले की रेडियस कम है, तो ये इस वाले की जो रेडियस है ये एग्जैक्टली I नॉट होगा, और इस पर परपेंडिकुलर जो डाला जाएगा वो I की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी सर्किल अगर हम उसके डायग्राम की बात करें, तो ये देखिए I के लिए है, ये I के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ये, और ओमेगा टी से 5 डिग्री लीड कर रहा है, इसलिए ये वाला एंगल जो है वो क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये 5 डिग्री लीड कर रहा है। तो ये वाला जो है वेक्टर वो I को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका ये रेफरेंस सर्किल, इसकी रेडियस हमेशा बाहर वाले रेफरेंस सर्किल से कम होती है, यानी कि करंट का जो रेफरेंस सर्किल होता है वो EMF के रेफरेंस सर्किल से हमेशा छोटा होगा। तो ये बात हो गई किसकी, I की। अब I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 की अगर हम बात करें, तो देखिए 5 प्लस का यहाँ पर साइन है और 5, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि करंट वोल्टेज से EMF से 5 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा। तो ये जो दो वेक्टर्स मैंने ड्रॉ करे हैं, ये एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, दीज वेक्टर आर कॉल्ड फेजर्स। आप चाहे फेजर्स का जो है डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि ऐसे वेक्टर जो एक साथ समय के साथ रोटेशन के आधार पर, रोटेशन के बेसिस पर अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करते रहते हैं, तो ऐसे हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को रोटेटिंग वेक्टर कहते हैं, और उनके जो डायग्राम्स होते हैं उनको फेजर डायग्राम कहते हैं, और उन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर ड्रॉ करे जाते हैं वो फेजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच वेरी साइनोसॉइडली विद टाइम दे आर कॉल्ड फेजर्स। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, फेजर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, ये वाले, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, दीज आर कॉल्ड फेजर्स, और ये पूरा डायग्राम क्या कहलाएगा, फेजर डायग्राम कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बात थी फेजर्स एंड फेजर डायग्राम की। अब आगे इसी को मैं और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, हर तरीके से समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जब मैं इसका डेरिवेशन में इम्प्लीमेंटेशन करूँ इसको। जैसे लॉ पैरेललोग्राम में हम फ्रीक्वेंटली पूरा पैरेललोग्राम नहीं बनाते हैं, ऐसे यहाँ पर ये पूरे सर्किल नहीं बनाते हैं। तो इसको हम कैसे बनाते हैं देख लीजिए, ये है क्वाड्रेंट हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ये मैंने इसको लिख दिया E, ये एंगल हो गया कितना, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, राइट।
अब दूसरा वेक्टर ये हो गया जो इससे छोटा होगा और 5 डिग्री लीड करेगा ये, तो ये वाला पूरा एंगल ये पूरा एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाई लीड कर रहा है, जबकि ये वाला एंगल फाई होगा और ये किसके लिए होगा आई। तो फ्रिक्वेंटली हम इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक ऐसा डायग्राम कैसे बनाएंगे जहां करंट की वैल्यू, पहले ईएमएफ की वैल्यू की बात कर लेते हैं। ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है और आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। ऐसे डायग्राम को कैसे बनाएंगे, यहाँ तो लीड ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्वाड्रेंट हो गया, दिस इज अ क्वाड्रेंट, और ये वाला जो वेक्टर हो गया वो ई हो गया और ये एंगल ओमेगा टी हो गया। अब इसी पर दूसरा वेक्टर बनेगा जो कि उससे थोड़ा सा कम होगा, यानी पीछे हो जाएगा। तो करंट के लिए क्या वेक्टर होगा, ये वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर, ये किसके लिए हो गया, करंट के लिए, आई के लिए, और एंगल दोनों का क्या हो गया, सेम। तो इसमें फेज एंगल क्या है यहाँ, 0, तो इसलिए इसको ऐसे बना सकते हैं। अब एक चीज की और बात कर लेते हैं, तरह तरह के फेजर डायग्राम हम बनाकर देख लेते हैं ताकि किसी भी तरीके के फेजर डायग्राम से हमें कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद अगर एक ऐसी इक्वेशन है, जहां ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है और आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, ऐसे का डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो ये फिर से क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट हो गया। अच्छा, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये थोड़ा सा वेक्टर लंबा बना लेते हैं करंट उसके लिए, वोल्टेज के लिए। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ई की। ये एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी। अब इससे करंट कितना आ गया, पाई बाई 2। तो ठीक 90 डिग्री पर ये वाला एंगल बन जाएगा करंट का, ये आई हो गया। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2, और ये पूरा एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको दूसरी तरीके से भी बनाया जा सकता है, मतलब सीधे सीधे से ये कहा जाए करंट का वोल्टेज के साथ में क्या रिलेशन होगा एंगल के बिहाफ पर, तो आप बता सकते हैं कि पाई बाई 2 लीड करेगा। तो देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर ईएमएफ को ऐसे रिप्रेजेंट कर दें तो करंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आई हो गया और ये ई हो गया, और ये एंगल कितना हो गया, पाई बाई 2, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये बात थी फेजर्स की और फेजर डायग्राम की, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, बुक से पढ़ लें। अब कल से हर एक डेरिवेशन में इस डायग्राम का यूज़ होगा, सो इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आगे कल के बाद जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा उसमें सारे डेरिवेशन आपको समझ में आए, तो ये आप फेज़र और फेज़र डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।